अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस रुए ज़मीन पर बहुत से जानदार मौजूद हैं और इंसान को उन तमाम जानदारों पर फ़ौक़ियत हासिल है क्योंकि उसे अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया गया, उसको अक़ल अता की गई और इसी अक़ल की वजह से उसे ये शर्फ़ हासिल हुआ। इस अक़ल की वजह से इंसान ने ना सिर्फ कायनात को तस्ख़ीर किया बल्कि बहुत से जानवरों और दरिंदों को भी ज़ेर किया। इंसान ने बहुत इब्तदा ही में इन जानवरों की दर्जाबंदी भी कर ली थी और बहुत से इंसान दोस्त जानवरों को अपने मुख्तलिफ़ अमूर की अंजामदही के लिए इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया था, जिनमें हाथी, घोड़े, बंदर, रीछ, बैल, गाय, बकरी और गधा सरफ़हरिस्त हैं। इन जानवरों से इंसानों को जहां बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए, वहीं बहुत से मुहावरे भी ज़रबुल इम्साल बन गए, जैसे कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। इसी तरह से बहुत से मुहावरे आज भी ज़ुबान ज़दे आम हैं। लेकिन एक जानवर ऐसा है जो इंसान दोस्त होने के बावजूद सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनता रहा है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से जानवर आते रहे हैं, लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता मादा परस्ती की नज़र होते गए और इंसान की ज़िंदगियों से माइनस होते चले गए। लेकिन गधा ऐसा जानवर है जो आज भी हमें अपने अतराफ में दिखाई देता है। आज का मौजू अगरचे आपको थोड़ा सा गैर संजीदा दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बनज़रे गैर देखा जाए तो ये बहुत हसास मामला भी है। हमारी कोशिश होगी कि हम आज आपको इस जानवर से मुतालिक कुछ ऐसी बातें और हक़ाइक़ से आगाह करें जिसकी वजह से इस जानवर की ना सिर्फ नस्ल को ख़तरा है बल्कि ये इंसान की बेहिसी का शिकार होता भी हमें दिखाई दे रहा है। गधा वो वाहिद जानवर है जिसकी इंसानी तहजीब व तमद्दन से वाबस्तगी निहायत कदीम है। क्रिस्ट हैरिस्ट की तहकीक के मुताबिक पालतू गधों की नस्ल का ताल्लुक 6000 बरस कदीम मिस्र से जुड़ा दिखाई देता है। सल्तनत नौ के फिरऔन तूतनखामुन के मकबरे में अशराफिया को गधे नुमा जानवर का शिकार करते दिखाया गया है। गधे दरअसल बारबरदारी ही के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, मैदानी इलाके हों, पहाड़ी या फिर रेगिस्तान। ये जानवर हर जगह सामान उठा कर ले जाने के काबिल होता है। आज भी पाकिस्तान में बहुत से पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां टूरिस्ट गाड़ी नहीं ले जा सकता और इसी जानवर पर भरोसा करते हुए खतरनाक पहाड़ी रास्ते तय किए जाते हैं। माजी में बहुत से खानाबदोश कबाइल भी इन गधों पर ना सिर्फ सामान लादते रहे हैं बल्कि सफरी सहूलियात भी हासिल करते रहे हैं। तिजारती सामान की तरसील के लिए भी तवील मुद्दत तक इन्हीं गधों से खिदमात हासिल की जाती रही हैं। नाज़रीन, गधा बहुत साबिर जानवर है और जो बगैर थके तवील अरसे तक मेहनत करता दिखाई देता है। यही वजह है कि आज भी इंसान सारा दिन मेहनत के बाद जब थकन से चूर दिखाई देता है तो वो यही अल्फाज अदा करता सुनाई देता है कि आज तो सारा दिन गधों की तरह काम किया। माजी में गधों को बहुत काबिले भरोसा और काबिले कदर जाना जाता रहा है। काहरा के करीब से पालतू गधों के अव्वलीन आसार दरियाफ्त हुए हैं, जिनका ताल्लुक अहदे फ़राइन से भी कदीम बताया जाता है। 2800 से 2500 कबल मसीह के दरमियानी अरसे में शाम, ईरान और इराक की मुख्तलिफ बस्तियों से गधों के कुछ ढांचे बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि गधे और इंसान के दरमियान का ताल्लुक निहायत कदीम है। हाल ही में लीबिया के इलाके वॉन मोहिजॉर्ज से गधों की कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 3000 साल पुरानी हैं। 5000 साल कबल गधों के ढांचों के तज्जिये से पता चलता है कि मौजूदा गधे नमीबिया के जंगलों में पाए जाने वाले गधों से बहुत मुमासलत रखते हैं, जिनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इब्तदा में गधे भी जंगलों ही में रहा करते थे, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता इंसानी माहौल से हमआहंग कर लिया गया। माहिरीन के मुताबिक गधे को पालतू बनाने का अमल 2-4 दिन की बात नहीं है बल्कि सदियों तक ये सिलसिला जारी रहा। इन्हीं माहिरीन और मुहक्किकीन के मुताबिक उन्होंने शुमाल मशरकी अफ्रीका की मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अदवार के गधों की हड्डियाँ इकट्ठी की हैं और उनके DNA से ही तमाम मालूमात हासिल की गई हैं।
नाज़रीन, गधे के माजी पर नज़र दौड़ाने के बाद की हकीकत तो आप पर आया हो ही चुकी है कि हज़ार बरस से ये जानवर इंसानों का दोस्त और वफादार रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों से ये जानवर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में भी रहा। उसकी कहानी कुछ यूँ बयान की जाती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में गधे की शोहरत को दवाम बख्शने में चीन का किरदार निहायत अहम रहा है। चीन में देसी तरीका इलाज निहायत मकबूल है। जापान, कोरिया और जनूब मशरकी एशिया में भी चीन की तैयार करदा देसी अद्वियात की बहुत मांग है। चीनी कंपनियां ज़माना कदीम ही से इन अद्वियात की तैयारी में लगभग 1000 इकसाम की जड़ी बूटियाँ और 36 इकसाम के जानवरों का इस्तेमाल करती चली आ रही है। इनमें आबी जानवरों के साथ साथ खुश्की पर पाए जाने वाले कुछ जानवर भी शामिल रहे हैं। इन दवासाज कंपनियों ने जब गधों की खालों से अद्विया साजी का अमल शुरू किया तो अचानक ही चीन में गधों का शदीद बहरान पैदा हो गया। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में मौजूद 1 करोड़ 10 लाख गधों की तादाद घटकर 60 लाख रह गई। इस कमी को पूरा करने के लिए चीन ने एशियाई और अफ्रीकी ममालिक से राब्ता किया और एक बड़ी तादाद में गधों को चीन में दरामद किया जाने लगा। गधे की खाल से बनने वाली दवा न सिर्फ खून को पतला करती है बल्कि केमोथेरेपी के मनफी असरात को कम करने में भी मुआविन समझी जाती है। मुख्तलिफ तरीकों से गधे की खाल का अर्क हासिल करके उससे ये दवा तैयार की जाती है, लेकिन गधा बहरान की वजह से चीन, अफ्रीका, इथियोपिया और कीनिया से बड़ी तादाद में खालें दरामद कर रहा है। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी मंडियों से भी राब्ते किए गए, लेकिन हुकूमत की बरवक्त मुदाखलत के सबब गधों की खालों की बरामद और स्मगलिंग पर काबू पा लिया गया। चीन में इस दवा की मकबूलियत के पेश नजर अफ्रीकी ममालिक से स्मगलिंग का सिलसिला हनूज जारी है, जो इस जानवर की बका के लिए एक बड़ा खतरा है। सदियों से खामोश इंसानी खिदमत पर मामूर इस जानवर की बेहतर अफजाइश के लिए और बकाए नस्ल के लिए बेहतर इकदाम न किए गए तो बहुत जल्द इस जानवर की नस्ल इस दुनिया से मादूम हो जाएगी और आने वाली नस्लें शायद इस जानवर को किस्सा और कहानी ही समझने लगेंगी। किस्से कहानियों की बात चली है तो आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते चलें कि गधों का अदब से भी गहरा ताल्लुक रहा है। बहुत से अदीबों और शोरा ने गधों पर तबाह आजमाई की है। कृष्ण चंदन ने इस हवाले से 3 नॉवेल्स तहरीर किए हैं, जिनमें एक गधे की सरगुज़श्त, गधे की वापसी और एक गधा नीफा में दिलचस्पी से भरपूर हैं। उर्दू अदब के मारूफ मज़ाह निगार इब्न इंशा कहते हैं कि गधा बड़ा मारूफ जानवर है। गधे 2 किस्म के होते हैं, 4 पाँव वाले और 2 पाँव वाले। सींग इनमें से किसी के सर पे नहीं होते। आजकल 4 पाँव वाले गधों की नस्ल घट रही है, 2 पाँव वालों की बढ़ रही है। क्या समझे? मुंशी प्रेमचंद, मुमताज़ मुफ्ती, नासिर अदीब और प्रोफेसर राम स्वरूप कोशेल ने भी गधों पर लिखा और खूब लिखा। इसके अलावा बच्चों पर भी बहुत सी कहानियाँ तहरीर की गईं, जिनमें गधों को ख़ास तौर से मौजू बनाया गया था। इसमें गधे और नमक बड़ी कहानी तो आपने अपने बचपन में ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी। अदीबों के अलावा शोरा ने भी इस जानवर को अपनी शायरी में खूब बांधा है। इन शोरा में इस्माइल मेठी, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के नाम भी नुमायां हैं। मज़ाहिया शायर मुजीद लाहौरी भी इस हवाले से अपना अलग ही कलाम पेश करते हैं। साथ अपने जो लिए फिरता हूँ 2-4 गधे, पेश करने के लिए लाया हूँ सरकार गधे। अस्पे ताजी तो कराची में हुए नाकारा, हो गए देख लो दफ्तर में अहलकार गधे। दिलहावर फिगार का ये शेर तो किसी तारीफ का मोहताज ही नहीं है। वो कहते हैं कि सोचा था आदमी का कसीदा लिखेंगे हम, सोचा था आदमी का कसीदा लिखेंगे हम, मतला कहा ही था गधा याद आ गया। अदीबों और शायरों की तरह फिल्मसाजों ने भी गधे पर पूरी फिल्म ही तख्लीक कर डाली। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ और मज़ाहिया अदाकार रंगीला की फिल्म इंसान और गधा के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, शायद बहुत से लोगों ने इसे देखा भी होगा। ये फिल्म अपने दौर में बहुत मकबूल रही थी, लेकिन 2018 में रिलीज़ होने वाली फिल्म डोंकी किंग ने तो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले।
उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तो हर किसी की ज़ुबान पर था। यहाँ पर भी हमारे साथ एक साहब हैं, इनका भी कहना है कि उनको वो गाना बहुत पसंद है और उन्होंने वो फिल्म भी देखी है, तो इनसे ज़रा दो बोल सुनने की कोशिश करते हैं जी। इक्की पिकी पौंकी शे नहीं है बडोंकी, ये वो जौन सा वो बोल था जो काफ़ी प्यारा था और मुझे भी इंटरेस्ट था इसमें, और ये फ़िल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे भी बड़ी प्यारी लगी थी। अच्छा, इस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा था वो भी बता दें। इस फिल्म का मेन जौन सा पार्ट था वो जौन सा जब डोंकी किंग जब शेर को बचाता, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था। यूँ तो तमाम माशरों में गधों को बेवकूफ़ और अहमक ही तस्वुर किया जाता है, लेकिन उनकी जहानत तस्लीमशुदा है। अगर आपको कभी किसी गांव जाने का इत्तेफाक हुआ और आपने देहाती ज़िंदगी का करीब से मुशाहदा किया हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बार बर्दारी के लिए आज भी गधों ही का इस्तेमाल किया जाता है। गधों पर उनका मालिक सामान लाद कर जब किसी मखसूस जगह पर एक दफ़ा ले जाता है तो गधा उस रास्ते को याद कर लेता है और दोबारा उस पर सामान लादने के लिए मालिक साथ नहीं जाता और गधा ऐन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने सामान पहुंचाना होता है। इससे ये बात तो साबित होती है कि गधा ज़हीन होता है, फिर हम क्यों गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। 1828 के अमरीकी इंतखाबात में एंड्रयू जैक्सन के मुखालफिन उन्हें गधा, अहमक और बेवकूफ़ कहते थे, जिस पर जैक्सन ने उन्हें चिढ़ाने के लिए अपने इंतखाबी पोस्टर्स पर गधे की तस्वीर छपवाना शुरू कर दी और वोटर्स को ये तौजीह पेश की कि गधा एक मेहनती और जफाकश जानवर है जो बगैर शिकायत किए खिदमत करता रहता है और थकता भी नहीं। उनका कहना था कि वो भी इसी तरह आवाम की खिदमत करेंगे। ये बात आवाम को इस कदर पसंद आई कि जैक्सन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। इसके बाद से ये इंतखाबी निशान डेमोक्रेटिक पार्टी की अलामत के तौर पर जाना जाने लगा। गधा गोश्त के बाद गधी के दूध की मांग में इजाफा। कहा जाता है कि गधी के दूध में कुछ इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कंपनीज क्रीम्स, लोशन और दिगर मसनूआत में दूध को इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। भारत में बाकायदा इस हवाले से इसकी फार्मिंग भी की जा रही है। ये भी कहा जाता है कि माजी में मिस्र की मलिका क्लोपेत्रा अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से गुस्ल किया करती थी। हमारे यहाँ गधी के दूध को पीने का तस्वुर ही नामुमकिन है, लेकिन यूरोप में इसके बहुत से फ़वाइद ना सिर्फ गिनवाए जा रहे हैं बल्कि गधी के दूध को नौज़ायदा बच्चों के लिए माँ के दूध का नेमुल बदल भी करार दिया जा रहा है। इंसानी ज़िंदगी में यूँ तो गधों से मुख्तलिफ काम लिए जाते रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प पहलू से हम आपको और आगाह करते चलें कि गधों के ज़रिए मुख्तलिफ जराइम में मुजरिम को सज़ा देने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। माजी करीब ही में मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस एशियाई और मशरक़े वुस्ता में सजा देने के लिए गधे को बतौर सवारी इस्तेमाल करके शहर भर में मुजरिम को गश्त करवाया करते थे। इस सिलसिले में रवायात हैं कि मुजरिम का सर मंडवा कर चेहरे पर स्याही लगा दी जाती थी और फिर उसके गले में जूतों का हार पहनाकर गधे पर पुश्त की जानिब घुमाकर बिठाया जाता था। यूं गली गली इस मुजरिम को घुमाया जाता और ढोलची ढोल पीट पीट कर मुजरिम का जुर्म सबको सुनाता था। इस सज़ा को इंतहाई संगीन ख्याल किया जाता था और इस सज़ा याफ्ता शख्स को तमाम उम्र लोगों की तज़हीक का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि वो लोगों के सामने सर उठाकर चल नहीं सकता था और वो बेहतर समझता था कि इस शहर को छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाए। अब आते हैं इंतहाई हसास मामले की जानिब। आपने अक्सर सड़क पर चलते हुए देखा होगा कि ऐन बीचों बीच कोई गधा आपको दिखाई देता है। ये गधे कहाँ से आते हैं, इनके मालिकान इन्हें क्यों छोड़ देते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये मामला इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है और हादसात की वजह भी बन सकता है।
इस तरह से बीच सड़क पर इन गधों की मौजूदगी के बायस हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं। इस हवाले से एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का किरदार हमें दिखाई नहीं देता। किसी हादसे की सूरत में इंसानों को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन इन जानवरों को यूं ही सड़कों के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज के दौर में जो 75% से ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स। तो आप अगर अपने माशरे को बचाना चाहते हैं तो आपको ये जो कारकेस डिस्पोजल है, जो आपको जानवर मुर्दा जगह जगह पड़े ताफुन फैला होता है, आपको स्टेट को चाहिए कि वो इन कंपनीज़ को मुतहर्रिक करे और इनका वो एक सेफ़ कारकेस डिस्पोजल करें, उनकी बॉडीज़ के सेफ़ बरियल करें। जहाँ पे आपने बंद रोड के ऊपर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे होते हैं, गाड़ियाँ उठा के रोज़ाना लेके जा रही हैं, लेकिन वो इन एनिमल्स को इग्नोर ना करें। दिस इज़ एज गुड फॉर द पीपल एज गुड फॉर द एनिमल्स, और हमारे माशरे के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर इन जानवरों के मालिकान मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये गधे हमें सड़कों पर क्यों दिखाई देते हैं, इन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है। जी, इसको इसलिए छोड़ देते हैं, इसको चोट लग जाती है ना, इसको आवारा कर देते हैं, फिर वो मालिक के घर नहीं आते, उसको छोड़ देते हैं, आवारा कर देते हैं, इसलिए वो सड़क में खड़े हो जाते हैं। तो ना ऐसे है भी जानवर को चोट लग जाती है ना, तो कोई चक्कर नहीं है ना, इसको पट्ठे का ना कोई गल ना बात ना कोई दारा है ऐसा जहाँ पर कोई घूमत इलाज कर दी हो तो हम उथे छोड़ दिए, फिर इस वजह तो छड़ दी है खुला। अस्पताल है ही कोई नहीं, जो है वहाँ जाते हैं तो इतना खर्चा बता देते हैं कि जो हमारी जेब में नहीं होते, फिर हम मजबूरियन वापस ले लेते हैं। फिर इनका चारे के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, इतनी कमाई नहीं है कि इनको रात को चारा डाल सकें। दिल्ली गेट स्टैंड था वो भी हुकूमत ने हमसे छीन लिया, स्टेशन पे स्टैंड था वो भी हमसे छीन लिया, बाटी गेट स्टैंड था वो भी छीन लिया, लारी डे था वहाँ मार्केटें बन गई हैं, वहाँ एक एक दुकान का कितने लाख रुपये किराया लेने हैं। जहाँ हमारा स्टैंड था वहाँ हमें दाखिल नहीं होने देते, हम कहाँ जाएँ, हमें भी तो बता दें कि वहाँ जाएँ, हमें कोई जगह नहीं बताते। वहाँ ये कहते पुलिस वाले भेज दिए, निकाल दो इनको, तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मजबूरन निकल आते हैं वहाँ से। हमारे हकूक़ के लिए गरीब के लिए कोई नहीं बोलता, अमीर के लिए सब बोलते हैं। गरीब के लिए तो पानी तरस जाए, पानी पीने मर जाता है, पानी नहीं को पिलाता। ये हमारे जानवरों को चारा कैसे डालेंगे, ये छीन लेते हैं चारा, डालते नहीं हैं हमसे, इतना जुर्माना कर देते हैं कि लो इतना माल लोड किया, इतना जुर्माना है, उतने का हमका फेरा नहीं होता, सवारी नहीं उतनी की मिलती जितना का ये जुर्माने में डाल देते हैं। दिहाड़ी की यहाँ क्या लगनी है, 1000 1200 1500 रुपये में जानवर को भी डालें, घर बच्चों को भी खिलाएं, कहाँ खिलाएं, साफ करें, कैसे गुजारा होगा हमारा, हमें पता हम कैसे गुजारा करते हैं। हुकूमत तावन कहाँ करती है हमारे, ये अभी सार्जेंट आएगा वो वाक़या उतारेगा या काट देगा कैंची से, ये तो हमारे साथ तावन करते हैं। ये कारोबार तो और नहीं बेटा कर सकते, इसके अलावा यही कर सकते हैं। ये गड्डी है 1 साल काट दी है, 250 रुपया उसका चलान है, 300-400 का तेल लग गया, 1000 रुपये की सवारी लोड करके क्या बचाओगे। ये कारोबार है, सारी ज़िंदगी ये कारोबार किया है तो यही करना है, इसको क्या बदलेंगे। ये जानवर तो चलो 5-7 साल 10 साल भी चल जाता है, गाड़ी तो 1 साल चलती है। जिधर गाड़ी पंचर हो जाए, रोड तो ब्लॉक हो गया, इसको तो किसी भी साइड पे लगा लेगा। दवाई देखो आज तो 2090 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਸਨ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ हर चीज़ मिलती सी, ਇਹਨੂੰ ਸਾਜ तक देंगे सन, इसको साफ करने लिए कपड़े देंगे सन, थैला देंगे सन, बुरश देंगे सन, इसकी सफाई वास्ते हर चीज़ मुहैया करते हैं। ਜਿਹੜਾ 5000 रुपये का टीका फ्री लाते सन, ਅਸੀਂ नहीं सी ला सकते, कितों लाने उन्होंने लाए ने, ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ जिथे खलोना उत्थे गड्डी जाती सी। आप लगाना कि ये छड़ते नहीं, जो चलो हॉस्पिटल चले जाओ तो 500 रुपया दिहाड़ी का खर्चा पा देंगे, नहीं तो कितों लियाओगे। घोड़ा हस्पताल है ना, लै जाने उन्होंने पर्ची तो 5 रुपये की कट लैनी है, ਜਿਹੜਾ ਦਾ खर्चा वो ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के उन्होंने पेपर हाथ च फड़ा देना, जाके दवाइयाँ लियाओ, इन्ना रोज़ का खर्चा
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ निकल जाए जी, ये वाकई में इंतहाई सीरियस सूरत हाल है। इनके बकौल बहुत से मसाइल जन्म ले चुके हैं। अगरचे वक्त ने चौला बदल लिया है, जिद्दत आ चुकी है, लेकिन इनका कहना यह है कि ये इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। पहले इनके पास अद्वियात की सहूलियात मौजूद थी, इनको फ्री वैक्सीनेशन दी जाती थी, इन्हें फ्री अद्वियात दी जाती थी, हॉस्पिटल में भी इनका इलाज मुआवजा मुफ्त किया जाता था। लेकिन अब जो है इनके साथ ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल जाते हैं तो वो अद्वियात की पर्चियाँ इनको थमा देते हैं और इनके मुताबिक ये अपना खर्च पूरा करें, अपने बच्चों का पेट पालें या इन जानवरों का ख्याल करें। इनके मुताबिक फिर इन जानवरों को ऐसे सड़कों पर छोड़ देने के सिवा इनके पास कोई और चारा नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि ये जो गधे हैं ये कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, क्योंकि घोड़ों का, भैंसों का, बिल्लियों, बकरियों का तो सबको पता है, ये कहाँ से ख़रीदे जाते हैं? ये मंडियों से ख़रीदे जाते हैं। ये इनकी मंडी लगती है, ये है ना पुराना रावी पुल, इसके बाद शेखपुरा मंडी और शाहपुर मंडी, ये ना साइड पे लगी होती है इनकी मंडी गधों की, ये वहाँ से मिलते हैं। अच्छा, तो इनकी एक जो एवरेज कीमत होती है वो कितनी होती है? तकरीबन मुख्तलिफ होती है। अच्छे को अच्छा जो है वो लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का, 30,000 रुपये का। जो बिल्कुल कम होते हैं वो 20-25 हज़ार रुपये। अच्छा, तो एक और चीज़ आपने बताया कि इन जानवरों के ऊपर ख़ास तौर से गधे पे इतना तशद्दुद क्यों किया जाता है? जिसको कहते ही गधा है वो उसमें तशद्दुद ही होगा और क्या होगा। अच्छा, और ये तो खैर मतलब इस्लाम हमें मना करता है, तशद्दुद तो होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे इतना तशद्दुद किया गया है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि इसकी किस्में भी होती हैं, जैसे घोड़ों की किस्में होती हैं, बिल्लियों की होती हैं। क्या किस्में होंगी इनकी? गधे को गधा ही होना है, उसने गधा ही रहना, उसने इंसान तो पानी जाना। नाज़रीन, गधी के दूध के हवाले से हमने आपसे कुछ बातचीत की, कुछ हक़ाइक़ आपको बताए। यहाँ पाकिस्तान में, ख़ास तौर से लाहौर में, लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने को कहा जाए जो गधी के दूध से तैयार की गई हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करेंगी? हम लोग तो लाहौरी हैं, हम लोग गधे का भी गोश्त खा चुके हैं, लेकिन ये कि हेल्थ के हिसाब से इट्स नॉट गुड और उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए जो कि इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि यही जो उनसी डाइट है ये बच्चों को भी मिलती है, बूढ़ों को भी मिलती है। और देखा जाए तो आजकल 40s के अराउंड ही लड़कियों की कमर में दर्द शुरू हो जाती है और इस हिसाब से इसकी केयर करनी चाहिए। जी, इस हवाले से तो जो जदीद रिसर्च है वो ये कहती है कि गधी का दूध जो है वो उसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, इंसानी सेहत के लिए अच्छा है, इंसानी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में मिलती है जिसमें गधी का दूध इस्तेमाल किया गया और आपको कहा जाए कि अपने चेहरे पर लगाएं या बालों पर लगाएं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? आई स्टिल वुडेंट यूज़ इट बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी और मुझे पता है यहाँ पे हाइजीन बिल्कुल नहीं है। तो बेशक उसमें मिनरल्स है, वाइटामिन है, जो भी है रिसर्च के भी, लेकिन आई वुडेंट यूज़ इट, नाइदर वुड आई रिकमेंड इट, सॉरी। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने गधे के हवाले से कुछ मुहावरात का जिक्र किया था। हम लोगों से पूछते हैं कि उनको इस हवाले से कोई मुहावरा आता है तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। जी, ऐसे ही है कि जैसे कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बना लेते हैं, और दूसरा ये कि गधे को ऐसे जैसे इसके सिर से सींग गायब हो जाएं, यही है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है हमारा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तो वो किसी भी इंसान से मदद मांगता है, तो उसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है कि गधे को भी बाप बना लिया जाना, या कोई घर से गायब हो जाए तो ये भी बोला जाता है कि वो तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। तो और भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसी को कोई नया मुहावरा मालूम हो तो हमें ज़रूर बताएं। हम जब रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है रोड सेफ्टी के लिए, मगर जो एनिमल प्रोटेक्शन है उनका जो अदारा है वो कहाँ पे है, वो काम ही नहीं करता। मीन्स के अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो सडनली आगे से कोई ना कोई एनिमल, छोटा सा जानवर, यानी कि मीन्स के कोई बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, उसके बाद गधे आ जाते हैं सामने। मुझे
उसके बारे में कौन यानी कि ज़िम्मेदार है, कौन काम करेगा उसके लिए, वो कहाँ पे, वो अदारा कहाँ पे, एनिमल प्रोटेक्शन वो कहाँ पे है। और जब अक्सर होता है रोड पे अगर कोई आ जाए तो वो बिल्ली या कुत्ता आ जाए, वो गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, फिर उसके बाद वहीं पर ही पड़ा रहता है, वहीं पर ही उसको कीड़े पड़ रहे होते हैं, वहीं पर उसके जर्म्स वहीं पर होते हैं, वहीं से हम गुजर रहे होते हैं। बाइक्स पे अक्सर होता है, बच्चे होते हैं, अक्सर होता है सिग्नल पे कहीं पड़ा होता है, कोई बच्चे बैठे होते हैं साथ बाइक पे, तो उसके जो जर्म्स हैं वो बच्चों को लगते हैं। जाहिर सी बात है, जर्म्स हैं वहाँ पे, कीड़े हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा हुकूमत से कि जो इनके अदारे आपने बनाए हैं, जो इनके डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उनसे कहें कि ये वर्क करें इन पे। जी 4th क्लास में हमने एक कहानी पढ़ी थी गधे की, जिसमें उसका मालिक उसके ऊपर नमक लाद कर लेके जाता था। तो रास्ते में एक नदी आती थी, एक मरतबा गधे का पैर स्लिप हुआ तो वो पानी में गिर गया, तो उसका नमक जो था ना वो सारा नदी में घुल गया था। तो उसको गधे को नमक का वज़न थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ, तो वो अपने आप को इजी फील कर रहा था। तो इसी तरह ना उसका वो ना हर मरतबा गिरता जाता था, तो अपने आप को ना इजी महसूस करता था। एक मरतबा उसके मालिक ने उसके ऊपर रुई लाद दी, तो जब उसने फिर क्या नाम है स्लिप किया ना अपने आप को, तो वो कंफर्टेबल यूज़ नहीं कर रहा था अपने आप को, तो उसको वज़न ज़्यादा महसूस हुआ, तो इसलिए फिर गधे को फिर बेवकूफ़ी कहते हैं। जो जानवर वगैरह फालतू जानवर सड़कों पे मेन शाहराहों के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारा क्या कसूर है। अभी मैं रात ही क्या वाक़या है कि मैं एक्सीडेंट होने से बच गया हूँ। बाइक मेरी साइड पे गिरी है, मेरा क्या कहते हैं नुकसान हुआ। और मसला ये है कि जो इदारों को पैसे दिए जा रहे हैं या वो उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो वो क्यों नहीं इसको क्या कहते हैं हमारी जानों को बचा सकते। इसलिए तो अब मुझे ये इंटरव्यू उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि जब मेरी अपनी जान खलासी हुई तो मुझे इस पता मालूम हुआ कि फ़ालतू जानवर जो शाहराहों के ऊपर आ रहे हैं, इसकी जो है सैलरियाँ ले रहे हैं, लोगों को हिफाजत नहीं कर रहे और दावे इतने किए जा रहे हैं। तो जब इंसान निकलता है बाहर तो सेफ़ साइड के लिए निकलता है कि बजाय एक्सीडेंट होंगे। जब ये जानवर सड़कों पे फिरेंगे, बिल्ली कुत्ते वगैरह सारे रोडों पे फिरते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इंसान कहाँ पे सेफ़ है। ताउन फैल सकती है, बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना है, डेंगू है, सब कुछ है। तो इस साइड पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी जानों की हिफाजत के लिए स्ट्रिक्टली तौर पे जो है इनको महकमों को खींच के रखे। नाज़रीन, आज जब हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। मौजू शायद थोड़ा सा मुज़हिका ख़ेज़ हो सकता है, लेकिन जब इसके डेप्थ में हम जाते गए तो एहसास हुआ कि ये इतना भी मुज़हिका ख़ेज़ नहीं है। बहुत से हक़ाइक़ इससे जुड़े हैं। ये जानवर हज़ारों साल से इंसान से जुड़ा हुआ है और बहुत सी जगहों पर बहुत से मामलात में इंसान का साथ भी देता रहा है। हर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहुत से तकाज़े भी बदलते गए। अभी कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया बिरयानी के हवाले से, और अभी रिसेंटली कुछ नई तहकीकात सामने हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गधी का दूध जो है उसमें बहुत से मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। अब इनमें कितनी सदाकत है और क्या हकीकतें हैं, इस हवाले से तो तहकीक निगार जो है वो यही कहते हैं कि माँ के दूध का नेमुल बदल है। तो क्या इस दूध को पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है, इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। लोगों ने तो हमसे बात नहीं की। अभी एक खातून हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि बहुत सी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा रही हैं और दूध भी मार्केट किया जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मार्केट में होना चाहिए, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। एक गधे का दूध और एक माँ के दूध में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये नेमुल बदल नहीं है माँ के दूध का। तो लिहाजा मेरी तो सबसे यही अपील है कि आप लोग इसको इस्तेमाल मत करें। आप जब मार्केट जाते हैं तो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो कभी आपने उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनको पढ़ा आपने कभी? बिल्कुल, बहुत से लोग तो पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही यानी कि शॉपकीपर जो कहते हैं उसी को फॉलो करके उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें कुछ भी ख़रीदने से पहले वो जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए होते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, फिर हमें चीज़ें उसको परचेज़ करना चाहिए। अच्छा, इसी से रेलिवेंट एक और मैं बात पूछूंगी आपसे कि इसी गधी के दूध के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानी जो जिल्द है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये प्रोडक्ट्स आप अपने चेहरे पे लगाएं या बालों पे लगाएं, तो आप करेंगे इसको यूज़? बिल्कुल नहीं। आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपके बाल घने हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो
जब भी एक चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए मुफीद नहीं है तो हम उसको क्यों ख़रीदेंगे या उसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। ये तो जहालत है कि हम एक गधी का दूध उसको बालों के लिए और स्किन के लिए इस्तेमाल करें, इम्पॉसिबल। तो हमने कभी इंग्रेडिएंट्स को भी तो नहीं देखा। आपने कभी जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स तो लिखे होते हैं, उनको पढ़ा, क्या पता उसमें दूध इस्तेमाल होता हो पहले से ही। चुपचाप गधा बिरयानी भी खा ली हमने, वो मेंढकों के वो शावरमा और बर्गर्स भी खा लिए, और चुपचाप जो है हम लोग इसको चेहरे पे भी लगा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हमें पता चल जाए तो फिर तो उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। अब ये तो दुकानदार के ऊपर है कि वो हमें पागल बना के दे रहा है, लेकिन जब अगर हमें पता है कि इसके अंदर ये चीज़ यूज़ हुई हुई है तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। अपने इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि तारीख़ और तहकीक को मलहूज़ रखते हुए मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ। हमारा आज का मौजू अगरचे थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन इन दोनों पहलुओं पर बात करते हुए कुछ तिश्नगी का एहसास भी रहा आज के दिन में। वो तमाम मालूमात शायद हम आप तक नहीं पहुंचा पाए जो हम तक पहुंची, लेकिन जितना भी डाटा आप तक पहुंचाया गया इस चीज़ को मलहूज़ रखा गया कि वह दुरुस्त हक़ाइक़ पर मबनी हो। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस प्रोग्राम को करते हुए जो एक एहसास हमें हुआ वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बात करते हुए लोगों से ये आस्पेक्ट सामने आया कि गधा तो गधा है और इसीलिए उस पर तशद्दुद जो है वो जायज़ और रवा है, लेकिन इंसान और मुसलमान होने के नाते शायद हमें भी तालीम दी गई है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। गधे पर तशद्दुद करते हुए उसको तो हमने तरबियत देने की कोशिश की, लेकिन शायद हमारी तरबियत में भी अभी थोड़ी सी कमी है। गधा तो गधा ही रहेगा। इसी एक छोटे से मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइंदा किसी नए प्रोग्राम और तहकीक और नई जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।